Hello everyone, so welcome to the next lecture of stereochemistry. So we start with molecules with more than one chirality center. तो molecules में जो number of chirality center है वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है. जैसे कि इस molecule में तो simple है, सिर्फ 2 chirality center हमारे पास हैं. तो जब आप number of chirality center आपको पता हो तो there is a simple formula कि maximum number of stereoisomers कितने बन सकते हैं 2 raised to power n, where n is the number of chirality centers. तो यहाँ पे 2 हैं, तो इट मीन्स इसमें मैक्सिमम 4 स्टीरियो आइसोमर इसके बन सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर हमने ये 4 स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए. तो देखिए 1 2 3 2 3 डाइब्रोमो पेंटेन. तो ये देखो दोनों ब्रोमीन यहां पे पहले वाले स्ट्रक्चर में सेम साइड पे हैं, नेक्स्ट वाले में भी क्या है सेम साइड पे, पर ये मिरर इमेज हैं दोनों एक दूसरे के. तो ये दोनों एनेंशियोमर हुए. तो 1 and 2 आर एनेंशियोमर्स. सिमिलरली 3 और 4 ये दोनों भी आपस में मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो भी एनेंशियोमर्स हुए. और 1 और 3 डायस्टीरियोमर, 1 और 4 डायस्टीरियोमर, 2 and 3 डायस्टीरियोमर, 2 and 4 भी डायस्टीरियोमर. अब ये तो सिंपल था कि n नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं, 2 raised to power n कर दो, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा n कायरल सेंटर हो तो 2 raised to power n से ही आंसर आ जाए. देयर आर सम केसेस जहां पे कंपाउंड्स में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 raised to power n से कम बनते हैं. ठीक है, अब देखो उसको समझने के लिए वी विल डिस्कस मिजो कंपाउंड. तो मिजो कंपाउंड एक ए कायरल दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, जबकि उसके पास कायरल सेंटर हैं. तो इट कंटेन्स कायरल सेंटर्स, नॉट वन, मोर देन वन. ठीक है, इट कंटेन्स मोर देन वन कायरल सेंटर्स, स्टिल इट इज ए कायरल, तो इट इज कॉल्ड मिजो कंपाउंड. तो रीजन क्या है उसका कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई ना कोई सिमिट्री एलिमेंट होता है, या तो प्लेन ऑफ सिमिट्री होगा या सेंटर ऑफ सिमिट्री होगा, जिसकी वजह से दीज मॉलिक्यूल्स बिकम ए कायरल. फॉर एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड को स्टडी करते हैं, तो टार्ट्रिक एसिड के लिए वी कैन हैव दीज स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जैसे ये पहला आपने स्ट्रक्चर बना लिया, इस कार्बन पे HOH इस तरह से अलाइन कर दिए. और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस इज द मिरर इमेज. मिरर कुछ सीधा नहीं बना. ठीक है, तो ये मिरर इमेज आ गई इसकी, ये तो हो गया ठीक. अब हम क्या करते हैं, जो अपर हाफ है इसको तो ऐसे रखा हमने. यहां पे ये जो लोअर वाला जंक्शन है इसके ऊपर H और OH को इंटरचेंज कर दिया ताकि एक और स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाए. तो ये वाला स्ट्रक्चर जनरेट हो गया. लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. अब आप बोलेंगे कि यहां पे 2 कायरल सेंटर हैं, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो टोटल 2 raised to power 2 दैट इज 4 स्टीरियो आइसोमर यहां पे आना चाहिए. वेयर इज द फोर्थ वन? इसकी तो मिरर इमेज ले ली, इसकी भी तो मिरर इमेज आनी थी. बट नाउ द थिंग इज, क्या इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी? मतलब ये क्या कायरल है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके में है प्लेन ऑफ सिमिट्री. अगर हम इसको बीच से कट करें, अभी वैसे तो फिशर प्रोजेक्शन में डायरेक्टली चेक नहीं करना चाहिए सेंटर ऑफ सिमिट्री है उसके लिए, पर प्लेन ऑफ सिमिट्री आप इस तरह से चेक कर सकते हो. दिस इज द प्लेन ऑफ सिमिट्री. इसके ऊपर और इसके नीचे एग्जैक्टली सेम, मतलब सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है. तो प्लेन ऑफ सिमिट्री की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज ए कायरल. ए कायरल है तो इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होगी. तो सी इज द मिजो कंपाउंड. तो ए और बी आपस में क्या हुए? एनेंशियोमर. सी क्या हो गया? मिजो. इसीलिए यहां पे 4 नहीं आए, यहां पे आए टोटल 3. तो अब अगर हम इनकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी हो तो आप बना सकते हो ना. क्या करना है आपको? ये COH और COH दोनों कैसे होते हैं? सॉहॉर्स में पढ़ा था हमने, दोनों वाई शेप में होने चाहिए, राइट. तो ये COH यहां पे, ये यहां पे है, तो 2 वाई को एक दूसरे के सामने आप रखेंगे तो ये
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी COH और उसके पीछे भी COH। तो आई थिंक एक्लिप्स काफी वहां पे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे। तो लेट अस न्यूमैन की जगह सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, उससे भी उतनी ही क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखो अब सॉ हॉर्स में 2 Y बना लिए, यहां पे COH यहां पे COH। अब ये फ्रंट वाला था, राइट में H है, लेफ्ट में OH है। ऊपर वाले में, पीछे वाले मतलब राइट में OH, लेफ्ट में H। तो क्या यहां पे सिमिट्री कोई है? नहीं है। क्यों? अगर सेंटर से कट करते हो तो COH के सामने तो COH है, पर H के सामने OH आ रहा है, तो सिमिट्री नहीं है। इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो दैट विल बी दोनों के OH राइट साइड में है और दोनों के H लेफ्ट में है, तो एग्जैक्टली इसको आप बीच में से कट कर सकते हो। ठीक है, द प्लेन जो उसको बीच में से पास करता है उसके लेफ्ट और राइट में एग्जैक्टली सेम होगा। तो देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब ये कभी नहीं करना आपने एक गलती कि कभी कभी आप सोचो कि सर यहां पे सेंटर ले लें, तो यहां पर H आ रहा है, ऑपोजिट में H आ रहा है, इधर OH है, ऑपोजिट में OH है और दोनों तरफ COH है, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री भी आ सकता है। नो, क्यों? क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन एक 3D मॉलिक्यूल का 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें आप सेंटर ऑफ सिमिट्री कभी चेक नहीं करेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे सॉ हॉर्स में या न्यूमैन में, उसमें जाके कंफर्म करेंगे कि सेंटर ऑफ सिमिट्री है या नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पर अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री के लिए चेक करना भी है तो आपको COH को पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब इस Y को इन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, COH को ऊपर ले जाते हैं, इस साइड OH था तो OH ऑपोजिट यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा H। अब देखो इधर गए तो COH, इसके ऑपोजिट गए तो COH, पर यहां पर बैक साइड में गए तो OH और फ्रंट में आए तो H आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। तो फिशर को देख के कभी भी सेंटर ऑफ सिमिट्री का आइडिया नहीं लगाना है, उसको सॉ हॉर्स में कन्वर्ट करना है, पर प्लेन ऑफ सिमिट्री आप फिशर में चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ये रिवाइज फॉर्मूले आगे कि नेचर ऑफ कंपाउंड कैसे है, उसके लिए फॉर्मूला क्या क्या लगेगा। अगर डिसिमिलर एंड्स है, मतलब कोई वहां पर सिमिट्री नहीं है, डिसिमिलर एंड्स, दोनों एंड्स, तो सिंपल 2n, n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। पर कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड्स विद इवन कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इवन आ रहे हैं तो 2n-1 प्लस 2n/2 -1। अब इसमें ये जो 2n-1 है ये है इनएंशियोमर्स, और ये जो दूसरे हैं 2n/2 - 1 दीज आर मीजो कंपाउंड, जैसे कि यहां पर था हमारे पास। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड में क्या होते हैं, जो एंड्स हैं वो सिमिलर है और 2 कायरल सेंटर है, तो कितना आ रहा है वो 2n-1, 2 दैट इज 2, तो 2 एनएंशियोमर आ गए, और 2/2 1 - 1 0 1। तो ये केस आप ये वाला फॉर्मूला टार्ट्रिक एसिड के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 आएंगे टोटल स्टीरियोआइसोमर। फिर कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड एंड ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो 2n-1। ठीक है, अब इस केस में ये तो आगे टोटल। अब मीजो निकालने तो 2n-1/2, एनेंशियोमर्स निकालने तो 2n-1 - 2n-1/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये वाले पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2n-1 ही बचेगा। तो अब इसको क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, कैलकुलेट एंड ड्रॉ द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो क्या लग रहा है इसको देख के आपको, एंड्स सिमिलर है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप बीच से कट करोगे तो लेफ्ट और राइट में सेम चीज मिल रही है। ठीक है, और हमारे पास यहां पर कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है,
क्या ये भी कायरल सेंटर है? अब ये क्वेश्चन है एक, क्या इसको हम कायरल सेंटर लेंगे मिडिल वाले को? तो इसके केस में कुछ केसेस में हम, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि इसको भी कायरल सेंटर लिया होगा और फिर टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो जाएंगे 3, दैट इज ऑड। तो ऑड के केस में क्या होता है, 2n-1, तो 2^3 - 1 दैट इज 4 ही आ रहा है। और कुछ केसेस में इसको नहीं भी लेते हैं, मतलब कुछ बुक्स में आपको मिलेगा रेफरेंस में कि नहीं काउंट किया हुआ है, तब भी 2 कायरल सेंटर आ रहे हैं, तो वैसे 2^2 दैट इज 4। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ केसेस में क्यों लिया हुआ है? क्योंकि आप तो बोलोगे सर लेफ्ट और राइट वाला एग्जैक्टली सेम है, तो सेम ग्रुप लगाया तो क्यों लेना? रीजन इज के जब 3D स्ट्रक्चर आप देखोगे तो 3D स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि दोनों की ओरिएंटेशन भी एग्जैक्टली सेम हो। ग्रुप तो सेम है, पर क्या स्पेस में एक ही अरेंजमेंट में लगे हैं या 2 अलग अलग अरेंजमेंट में भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम 3-1 वाले से नहीं चलेंगे, हम 2^2 2 ही कायरल सेंटर लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बेस पे हम अगर हम फिशर प्रोजेक्शन इसकी बनाए तो कितने जंक्शन आएंगे? 1 2 3, 3 जंक्शन आगे। और सिमेट्रिकल है तो टॉप पे भी CH3 आएगा, बॉटम पे भी CH3। अब बीच वाले तीनों जंक्शन पे एक H है, एक OH है, तो चलो एक वाले लेते हैं H, यहां पे OH ले लिया, यहां पे OH ले लिया, यहां पे H ले लिया, फिर यहां H ले लिया, यहां पे OH। तो इस केस में क्या यहां पे कोई सिमिट्री है? प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं, प्लेन ऑफ सिमिट्री तो नहीं लग रहा, तो इसकी मिरर इमेज ले लो। तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो ये आ गए हमारे इनएंशियोमर्स। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है, तीनों OH एक ही तरफ कर दिए, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा फिर ये प्लेन ऑफ सिमिट्री, तो ये मिजो हो गया। और अब क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमिट्री था तो तीनों OH की जगह क्या करो, इस प्लेन के ऊपर और नीचे वाले सेम रखो, मतलब यहां OH, यहां OH, यहां पर H, यहां पे H, CH3 CH3, और यहां पे कर दो H और OH। अब क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमिट्री में फिर से कट जाएगा तो ऊपर नीचे सेम रहा फिर भी, तो ये एक और मिजो हो गया। तो 2 इसके केस में मिजो कंपाउंड आ रहे हैं। तो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या थी कि फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, अगर आपको फॉर्मूले से ही मिजो निकालने हैं, तब तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब तो आपको 3 कायरल सेंटर लेके चलना पड़ेगा, राइट? ठीक है ना। अब देखो 3 कायरल सेंटर लेके क्यों था, अब इस सेंटर वाले को देखेंगे, एक H है, एक OH है, इस वाले का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, इस वाले का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है तो सेम ग्रुप। तो अगर आप 3 कायरल सेंटर लेके चलते हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करके मिजो अलग कैलकुलेट कर सकते हो, इनएंशियोमर अलग कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको फिर ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फाइंड द DL, कैपिटल DL कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट केस में OH राइट साइड है तो क्या होना चाहिए, D, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे होना चाहिए। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड टॉप करने के लिए क्या करोगे आप, इसको पेपर में 180 डिग्री पे घुमा देते हैं, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। इन द प्लेन ऑफ पेपर ही करोगे तो COH ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, OH यहां आ गया, H यहां आ गया। अब मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पे है, लीस्ट ऑक्सीडाइज नीचे है। नाउ OH इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो इट इज कैपिटल L। सेकेंड केस में मोस्ट ऑक्सीडाइज टॉप पे है, लीस्ट ऑक्सीडाइज बॉटम पे है, और लास्ट वाले जंक्शन को देखेंगे तो OH राइट में है, तो दिस इज D। इसको आपको कन्वर्ट करना है फिशर में, तो पहले दोनों Y चाहिए, तो OH को यहां ले जाओ, H को यहां ले जाओ, COH को नीचे। तो एक तो हमारा पहले ये आ गया, H NH2 CH2OH, ठीक है। अब इसकी फिशर प्रोजेक्शन बना देंगे, तो बॉटम पे या उस साइड से देख के यहां से देखते हैं, ठीक है, ताकि COH टॉप पे रहे और CH2OH नीचे है। यहां से देखोगे तो लेफ्ट में H रहेगा, राइट में NH2, और यहां पे H, यहां पे OH।
तो बॉटम वाले स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो ये NH2 राइट साइड में है, तो ये हो जाएगा कैपिटल D। तो इस तरह से DL की कॉन्फ़िगरेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, फॉर द गिवन कंपाउंड CH3CHOH CH डबल बॉन्ड CH3 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। देखो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2-2.5 मिनट आप लगा सकते हो। अब पहली चीज है यहां पे कायरल सेंटर कितने हैं, ये वाला कार्बन कायरल है, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर हुआ। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया कैपेबल ऑफ शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और एक हो गया कायरल सेंटर। तो वी हैव टोटल 2 स्टीरियो सेंटर्स। 2 स्टीरियो सेंटर हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएंगे, 2n दैट इज 4। कैसे, देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर R और S दोनों आ सकते हैं, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे सिस और ट्रांस दोनों आ सकते हैं। तो लेटर से एक कॉम्बिनेशन हो गया R और यहां पे था सिस, ये हो जाएगा S और यहां रहेगा सिस। फिर ये R तो उस तरह हो जाएगा ट्रांस, और ये S और वहां पे ट्रांस। तो ये हो जाएंगे आपके 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हो गए। अब ऑप्टिकली एक्टिव पूछे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो उसमें काउंट नहीं होते ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं काउंट होते तो सिर्फ कायरल सेंटर आपको लेना है। तो कायरल सेंटर एक ही है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 आएंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर्स। ऑल स्टीरियो आइसोमर्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके ऊपर काम करती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग किनके होते हैं, डायस्टीरियोमर्स के। ठीक है, तो देखो ये सिस रहा, ये भी सिस है, ये R है और ये S है। R और S में डिफरेंस क्या होता है, मिरर इमेजेस होती है नॉन सुपरइम्पोसिबल, पर जो ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट था वो तो सेम था, दोनों सिस थे, तो डायपोल मूवमेंट भी एग्जैक्टली वैसी होंगी, और मिरर इमेज में कोई खास चेंजेस तो आते नहीं है। तो इन दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये भी दोनों ट्रांस हैं, RS चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनेंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। डिफरेंस आता है ज्योमेट्रिकल में, सिस की अलग होती है, ट्रांस की अलग होती है, क्योंकि डायपोल मोमेंट डिफरेंट होती है। तो इन दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो दोनों को एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करो, इन दोनों को सिंगल की तरह ट्रीट करो, तो हमारे पास 2 एंटिटीज आ गई जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो फ्रैक्शंस कितनी मिलेंगी हमें, 2 फ्रैक्शन मिलेंगी टोटल। ठीक है, एक ये ग्रुप मिल जाएगा और एक ये ग्रुप मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट द स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। देखो थोड़ा हम डिटेल में जा ही रहे हैं, बट इट्स बेटर कि अगर आपको थोड़ा सा अच्छा ब्रॉड आइडिया हो, तो काफी बार आप ना टर्म्स पढ़ोगे 12th क्लास में कि स्टीरियो स्पेसिफिक था, स्टीरियो सेलेक्टिव था, डायस्टीरियो सेलेक्टिव था, इनेंशियो सेलेक्टिव था, और आपके ऊपर से निकल जाएंगे सब कुछ। तो अभी चाहे क्लियर हो ना हो, पर अगर सुना हो ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ सुना हुआ है। ना स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी थोड़ी सेलेक्ट होके बन रही है, मतलब वो चूज कर रहा है कि किसको बनाना है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस आर रिएक्शन दैट लीड टू अ प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर ओवर अदर। मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर बनने के चांस थे, A और B। अब ये बोल रहा है कि A बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन हो रही है उसकी। तो हो सकता है A 70% बने और B सिर्फ 30% बने। तो A क्यों बना ज्यादा, A और B दोनों 50-50 क्यों नहीं बने, बिकॉज इट वॉज स्टीरियो सेलेक्टिव। हाँ, सेलेक्टिव नहीं होता तो दोनों बराबर बनने चाहिए ना, क्योंकि फिर प्रेफरेंस नहीं मिल रही किसी को, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। यहां पर पार्शियलिटी हो रही है। ठीक है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या है, ऑप्शन आपके पास मल्टीपल है, पर आप एक को ज्यादा प्रेफर करते हो। क्लियर। अब उसमें एक वैरायटी हो सकती है इनेंशियो सेलेक्टिव, कि कोई एक इनेंशियोमर ज्यादा बन रहा है, तो इट इज अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेफरेंशियली वन स्टीरियो आइसोमर ओवर इट्स मिरर इमेज। ठीक है, कि कोई एक इनेंशियोमर कंपैरेटिवली ज्यादा बना। डायस्टीरियो सेलेक्टिव क्या है कि 2 डायस्टीरियोमर बन सकते थे, या 3 बन सकते थे, या 4 बन सकते थे, पर उनमें से एक थोड़ा ज्यादा बन रहा है, तो प्रोड्यूसेस प्रेफरेंशियली वन डायस्टीरियोमर ओवर अदर्स दैट आर पॉसिबल। तो पहले इतना लिख लो डेफिनेशन।
अब देखो डायस्टीरियो सेलेक्टिव का एग्जांपल ये ले सकते हैं कि यहां पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके क्रॉस हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजिनेशन कैसी होती है, सेम साइड से ऐड होती है। बट द पॉइंट इज ये कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है ये तो प्लेनर है, तो प्लेनर पे नीचे की तरफ से भी हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, ऊपर की तरफ से भी। इट मीन्स कि जो हाइड्रोजन आएगी, क्योंकि एक H तो यहां जाएगा और एक H यहां जाएगा, ये वाला H फ्रंट से लगेगा और ये वाला भी फ्रंट से लगेगा। तो ये तो CH3 बनना है, डजंट मैटर। अगर ये फ्रंट से बना तो ये वाला आ गया केस, ये फ्रंट में लगा। और दोनों अगर बैक साइड से लगी, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बैक साइड से अगर लग रही हैं तो हाइड्रोजन ये वाली बैक में आ जाएगी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये तो CH2 पे जा रही है ना हाइड्रोजन, तो फ्रंट बैक का कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे एक अगर बैक है तो दूसरा वाला फ्रंट में होगा बॉन्ड। तो ये वाला केस अगर हम देखें तो दोनों हाइड्रोजन बैक साइड में लगे हुए हैं, तो ये सिस कन्फिग्रेशन है। और यहां देखें तो दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे लगे हैं, तो ये ट्रांस है। तो इसका जो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है वो सिस वाला ज्यादा बन रहा है, ठीक है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? अब इसका रीजन ये हो सकता है कि ये CH3 ग्रुप क्योंकि फ्रंट साइड में है, तो फ्रंट साइड से अटैक करने में थोड़ी सी हिंड्रेंस होनी थी, इसलिए बैक साइड से अटैक ज्यादा प्रेफरेबल था। तो बैक साइड से अटैक ज्यादा हुआ, तो दो बन रहे हैं, ठीक है, आइसोमर, एक सिस और ट्रांस, दो डायस्टीरियोमर बन रहे हैं, पर एक थोड़ा ज्यादा बन रहा है, तो ये डायस्टीरियो सेलेक्टिव। अगर एंटायरली एक ही बने, दूसरा बने ही ना, उसको बोलते हैं फिर स्पेसिफिक, कि ये स्पेसिफिकली यही चीज चाहिए हमें, ठीक है, एक ही चीज बनेगी। स्पेसिफिक का एग्जांपल क्या है? SN2 रिएक्शन है जो आप अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे। ये कार्बन पे आयोडीन CH3HET ये ग्रुप लगे हुए हैं, NaOH अटैक करेगा। NaOH का अटैक होगा बेसिकली OH नेगेटिव का, तो OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता है, I नेगेटिव बाहर जाता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है और कन्फिग्रेशन यहां पे इन्वर्ट कर जाती है, ठीक है। I इधर को लगा था, OH उसके ऑपोजिट लगा। अगर ये R है, क्योंकि लिखा है यहां पे R है ये, तो ये बन जाएगा फिर S। इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, दूसरा नहीं बना कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि दो एनेंशियोमर में से एक ज्यादा बन रहा है, बन ही एक रहा है, तो दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। और उसमें भी आप स्पेशली बोल सकते हो इनेंशियो स्पेसिफिक, एक ही इनेंशियोमर बना, S वाला, R नहीं बना उसका, राइट। सिमिलरली E2 एलिमिनेशन है, ये भी अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे, तो ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिए होंगे। यहां पे OH नेगेटिव एलिमिनेशन करवाता है, क्योंकि हीट का साइन है, तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन ज्यादा इजीली होती है। तो ब्रोमीन और H निकल जाएंगे, ठीक है। ये PH ऊपर की तरफ आ गया, CH3 नीचे आ गया, डबल बॉन्ड, ये PH, ठीक है, और यहां पे H, ये बना। अब ये ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से Br, तो ये जो बेस है OH नेगेटिव, ये H को निकालेगा, ये बॉन्ड यहां जंप करेगा, Br बाहर जाएगा, नो रीअरेंजमेंट्स, नो कार्बोकेटाइन, नथिंग, यही बनता है अकेला। अब ये दोनों फिनाइल सेम साइड पे हैं, तो ये सिस है, दूसरा बना ही नहीं, तो इसको आप बोल सकते हो ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक है, या फिर डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। तो नोट इट डाउन। द नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन, जो आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है? वाटर ऐड होता है डबल बॉन्ड के क्रॉस, H और OH, और दोनों H और OH सेम साइड से ऐड होते हैं। अब इस केस में ये भी 50% बना है, दूसरा वाला भी, मतलब दोनों H और OH बैक साइड से लगे या दोनों फ्रंट साइड से लगे हैं। तो ये क्या हुआ? ये नहीं है स्टीरियो सेलेक्टिव, क्योंकि कोई एक ज्यादा नहीं बन रहा है, राइट। ये स्पेसिफिक भी नहीं है, सेलेक्टिव भी नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। अब कब होते, कब ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन वगैरह कब होते हैं? देखो, किसी भी रिएक्शन में अगर आप चाहते हो कि हाँ ये वाला ज्यादा बने, वो वाला नहीं बने उतना, तो आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इस तरफ जाओ,
ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ। तो फॉर ए रिएक्शन टू बी आइदर इनएंशियो सेलेक्टिव और डायस्टीरियो सेलेक्टिव, कोई कायरल रिएजेंट, कैटालिस्ट या सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा फास्ट चले। तो बिना किसी कायरल इन्फ्लुएंस के कोई रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो सकता या स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। देन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेचर में मैक्सिमम रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। और कायरल इन्फ्लुएंस कहां से आता है? एंजाइम से। एंजाइम्स क्या है? दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो द कायरल इन्फ्लुएंसेस कम फ्रॉम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स ऐसा क्यों करते हैं कायरल इन्फ्लुएंस? बिकॉज एंजाइम खुद कायरल होते हैं और उनके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं, जहां पे स्टार्टिंग में बात की थी ना हमने चैप्टर के, एक्टिव साइट्स होती हैं जहां की फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके से ही मॉलिक्यूल आके फिट हो सकता है। तो दे पोजेस एक्टिव साइट वेयर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मोमेंटरीली बाउंड व्हाइल द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एंजाइम के केस में एक पर्टिकुलर पाथ ज्यादा फास्ट होता है, दूसरा रिलेटिवली स्लो होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। देखो रेजोल्यूशन क्या है? एक रेसिमिक मिक्सचर को उसके डेक्स्ट्रो और लिवो में सेपरेट करने को बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, इट इज द सेपरेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट्स इनेंशियोमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके लिए क्या करते हैं? द रेसिमिक मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट विद अनदर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करना है? रेसिमिक मिक्सचर को एक ऑप्टिकली प्योर से, मतलब या तो एंटायरली डेक्स्ट्रो वाले से ट्रीट कर लो या एंटायरली लिवो वाले से ट्रीट करो। ठीक है, तो ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से ट्रीट करते हैं, जिससे हमें डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं। और डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए उनको सेपरेट कर सकते थे। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास कंपाउंड मिक्सचर है ए, ठीक है, ए का रेसिमिक मिक्सचर है प्लस माइनस दोनों। तो उसको हमने बी से ट्रीट किया। बी हम कोई प्योर ले लेते हैं, मान लो बी का हमने डेक्स्ट्रो लिया, तो क्या होगा? ए में दोनों है ना, डेक्स्ट्रो लिवो दोनों है, तो एक बार ए का प्लस और बी का प्लस, तो ए प्लस और बी प्लस एक बार ये बन जाएगा, और ए का माइनस और बी का तो प्लस ही है, ये बन जाएगा। अब देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये इनेंशियोमर तो नहीं हुए ना, क्योंकि अगर प्लस प्लस का इनेंशियोमर होगा तो वो माइनस माइनस होगा, दोनों फ्लिप करेंगे। तो दीज टू आर डायस्टीरियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स हैं तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेपरेट अलग अलग होंगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी तो इकट्ठे थे, ठीक है, फिर ये सेपरेट हो गए। तो ए प्लस बी प्लस अलग कर दिया हमने, ए माइनस बी प्लस अलग कर दिया, ठीक है। फिर आगे इसको फर्दर किसी और चीज से ट्रीट करेंगे, जिससे ये जो कंपाउंड था फिर से टूट जाएगा और ए प्लस अलग हो जाएगा, बी प्लस अलग हो जाएगा, और उसको फिर वापस एज ए कैटलिस्ट यूज कर लेंगे। इसको फिर से तोड़ देंगे, तो ए माइनस अलग हो गया और बी प्लस अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो करना क्या है? रेसिमिक मिक्सचर को एक प्योर सब्सटेंस से ट्रीट करना, ऑप्टिकली प्योर से। आप यहां बी माइनस भी ले सकते थे, तो दैट इज टोटली अप टू यू। समझ आ गया? दैट इज ऑल, ठीक है। तो नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन। कि जरूरी नहीं है कि कायरल कार्बन होना चाहिए तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, और भी केसेस हैं, ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं। पहला केस है एलीन्स। एलीन्स क्या होती हैं? ये एल्कीन्स हैं जिनमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, मतलब लगातार डबल बॉन्ड है, राइट। अब इसमें एक केस ऐसा है जैसे कि दो डबल बॉन्ड इकट्ठे हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन पे दो ग्रुप लगे ए बी, इस पे भी दो लगे ए बी। तीन डबल बॉन्ड भी इकट्ठे हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं एलीन्स। अब एलीन्स में जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक पहले एक बार आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको समझ के सारा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पे हमारे पास ये एक कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो मतलब यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। अब पहले कार्बन के
सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 3 तो बन रहे हैं ना। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है ये कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना। ये जो कॉर्नर वाला है, ये वाला, इसके 3 है तो ये sp2 है। ये वाला भी sp2 है। मिडिल वाला है sp। तो देखो ये sp2 था। मान लो sp2 में px और py चले गए और pz बचा, तो pz कहां यूज हुआ? पाई बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इसका pz अगले वाले कार्बन के भी pz से ही लगेगा, तो pz बॉन्डिंग में यूज हो गए। अब ये जो बीच वाला कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो sp में क्या लेगा? sp में px चला गया, तो py भी बचा रहा और pz भी, z लेफ्ट वाले के साथ लग गया। तो फिर राइट वाले कार्बन के साथ अगर जो पाई बॉन्डिंग करनी है वो कौन सा करेगा? वो py करेगा। तो इसका py और यहां भी py। इसका मतलब हुआ ये वाला जो पाई बॉन्ड है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि एक py से बन रहा है और एक pz से बना, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सेम प्लेन में नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इससे क्या होगा? देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये थी, अगर पाई बॉन्ड इस प्लेन में बनेगा तो बाकी के 2 जो बॉन्ड हैं वो कहां होंगे? देखो अगर हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बन रहा पाई बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसे, तो जो बॉन्ड बनेंगे बाकी 3 sp2 में वो इसी प्लेन में बनेंगे। तो इस प्लेन में आगे देखो ये आ गया, ये आ गया और ये 3 बॉन्ड। अब इसको यहां भी स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो हमारे पास 2 प्लेन है, एक ये व्हाइट वाला और एक ऑरेंज वाला है। ये वाला जो कार्बन है ये बॉन्ड बना रहा है ऑरेंज वाले प्लेन में, ठीक है। तो ये डॉटेड दिया मैंने। फिर ये तो जो आपको सामने दिख रहे हैं ना, सेम प्लेन, ठीक है, ये दोनों के सेम प्लेन में है। और इस कार्बन के बाद ये जो थर्ड वन है इसका एक फ्रंट की तरफ है, आपकी तरफ है, और एक आपसे दूर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये इन द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वर है। यहां पर एक ग्रुप लगा लो ए, यहां पर ग्रुप लगा लो बी, फिर यहां पर एक ग्रुप लगा लो ए, यहां पर ग्रुप लगा लो बी। तो अब क्या होगा? अब ये है पहली चीज, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे? नहीं। क्यों? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, एक प्लेन में। तो दोनों सेम साइड पे हैं तो सिस, ऑपोजिट में तो ट्रांस, सेम प्लेन में तो होनी चाहिए ना। तो ये ए और ये ए सेम प्लेन में नहीं, परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। तो सिंस द ग्रुप्स एट द बोथ एंड्स आर नॉट इन द सेम प्लेन, इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कब? जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, लाइक 2 पाई बॉन्ड या 4 पाई बॉन्ड या 6 पाई बॉन्ड। समझ आया? उसको भी थोड़ा और डिटेल में करते हैं, डोंट वरी। तो देखो ए बी और ये ए बी सेम प्लेन में तो नहीं, परपेंडिकुलर में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं हो सकते, ऑप्टिकल हो सकते हैं। यस। ये जो ऑरेंज वाला प्लेन है ना, मान लो इसी में इसको कट कर दें पूरा का पूरा, तो ये ए और बी तो कट जाएंगे क्योंकि इसी प्लेन में है, पर ये ए तो उसके एक तरफ है और बी दूसरी तरफ है। तो अगर आप इसको कट करते हो ऑरेंज वाले प्लेन में, तो क्या सिमिट्री आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि एक तरफ ए रह गया और एक तरफ बी रह गया, सिमिट्रिकल नहीं हुआ। पर अगर ये दोनों ए ही होते, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट नहीं होते, दोनों ये भी ए होता और ये भी ए होता, तब तो सिमिट्री आ गई थी ना। तो फिर तो सिमिट्री होगी, तो फिर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट हो, ये दोनों भी आपस में डिफरेंट हो। अगर ये दोनों ए हो जाते तो ऑरेंज प्लेन में कट कर दो, सिमिट्री आ जाएगी। अब मान लो ये बी था पर ये ए है और ये भी ए है, तो अब क्या कर सकते हैं? अभी ऑरेंज प्लेन में नहीं कट कर रहे हैं, अभी जो व्हाइट प्लेन था व्हाइट प्लेन में कट किया, ठीक है। तो व्हाइट प्लेन में क्या था, ये जो डिफरेंट थे ए और बी, ये तो व्हाइट प्लेन में कट हो गए, पर ऑरेंज में एक ऊपर रह गया और एक नीचे रह गया, पर ये दोनों सिमिट्रिकल हैं, तब भी सिमिट्री तो आई गई। इट मीन्स चाहे इस एंड पे देखो चाहे इस एंड पे देखो, ये 2 ग्रुप भी आपस में डिफरेंट होने चाहिए,
और ये दो ग्रुप भी आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये बी है। ये रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब आपको शॉर्टकट इसका बताता हूं मैं क्या करना है। एक डबल बॉन्ड है ना, तो ये पहला डबल बॉन्ड मान लो इस प्लेन में है, अगला डबल बॉन्ड हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, अगला वाला फिर सेम प्लेन में होगा, अगला फिर परपेंडिकुलर में होगा, अगला फिर इसी प्लेन में होगा, ऐसे चलता काम। तो यहां पे ये प्लेन हो गया, अगला इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए ये ए और बी डिफरेंट प्लेन में और ये ए बी डिफरेंट प्लेन में है। और क्योंकि आपस में सेम नहीं है, ये ए बी डिफरेंट है, तो दिस कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी। तो एग्जांपल ले लो, CH3C, यहां पे ले लेते हैं OH, डबल बॉन्ड C, यहां पे ले लेते हैं H और यहां ले लेते हैं Cl। ठीक है, अभी चलो मैंने डॉटेड एंड सॉलिड नहीं ड्रॉ किया, पर पता है ऑब्वियस बात है, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, तो ये दो आपस में डिफरेंट है। इसके प्लेन में कट करूंगा तब भी कुछ नहीं होगा, इसके प्लेन में कट करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो दिस इज कायरल। ठीक है, तो जब भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, क्या देखना है, इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन पे भी दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलरली 4 डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो, 3 4, तो यहां दो डिफरेंट, यहां दो डिफरेंट। फिर नेक्स्ट इज एल्लीन्स विद द ऑड पाई बॉन्ड। ऑड में क्या होगा, पहला वाला प्लेन ये लेते हैं, अगला उसके परपेंडिकुलर आ गया, अगला फिर से ये आ गया, तो इसके एंड में जो दो ग्रुप लगे और इसके एंड में दो ग्रुप लगे वो सेम प्लेन में आए, क्योंकि ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये फिर वर्टिकल, तो ये ए बी और ये ए बी सेम प्लेन में है। तो क्योंकि ये वाइट पूरा एक पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर जो ए है और बी है, यहां जो ए और बी है सेम प्लेन में है, तो दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको एक डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करो, ए और ए सेम साइड, तो उसको बोल देंगे सिस। ए और ए ऑपोजिट होते हैं तो फिर ट्रांस बोलते हैं हम। तो दिस स्ट्रक्चर कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यहां CH3 H H CH3, तो CH3 ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांस। और CH3 और CH3 सेम साइड पे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिस। तो एलीन सिंपल थी, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वाई? क्योंकि सेम प्लेन में है, ये व्हाइट वाला एक ही प्लेन है, इसी प्लेन में कट कर दो, पूरा मॉलिक्यूल कट हो गया, तो आगे सिमिट्री। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, ऑड वाले, इवन वाले देते हैं। सेम इज द केस विद स्पाइरेन्स। स्पाइरेन में क्या होता है, डबल बॉन्ड की जगह रिंग्स होते हैं। जब दो रिंग्स भी इकट्ठे ड्रॉ किए जाते हैं ना, तो दोनों सेम प्लेन में नहीं होते। ये वाला रिंग आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो उसी प्लेन में है, पर ये दूसरा वाला रिंग, ये वाला हाफ फ्रंट में है, ये वाला स्क्रीन के पीछे है, तो दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये वही बात है, एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन ऐसा है, तो इसको एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर लो। रिंग कैन बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए डबल बॉन्ड। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आगे, तो इवन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ए बी डिफरेंट और ये ए बी डिफरेंट होने चाहिए, तो यस दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 3 रिंग्स हो जाएंगे तो सेम वही फंडा, ये 3 प्लेन, तो एंड में ये ए बी और ये ए बी सेम प्लेन में है, तो दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहां पर आप सिस ट्रांस भी डिफाइन कर सकते हो स्पाइरेन्स। सेम चीज साइक्लो अल्काइलिडीन, मैंने कहा था रिंग को डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो, तो यहां पे एक रिंग और एक डबल बॉन्ड है, तो 2 चीजें हुई ना, रिंग प्लस डबल मतलब 2 हुए, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है,
तो इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ आ जाएगा। इसको आराम आराम से देख के पढ़ना, काफी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मान लो अगर हम कुछ ऐसा लें, रिंग बनाया, फिर डबल बॉन्ड लिया, फिर रिंग ले लिया, तो 3 चीजें आ गई ना, 3 चीजें आ गई, तो फिर से ये लास्ट वाले दोनों क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में आ जाएंगे। सेम प्लेन में आ जाएंगे तो कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एट्रोपिसोमेरिज्म, जो प्रीवियसली 2016 में नीट में पूछा गया है, हाईली अनएक्सपेक्टेड था। देखो, एट्रोपिसोमर्स आर बेसिकली ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल में ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसकी, पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। देखो बाइफिनाइल में क्या होगा, बाइफिनाइल में हमारे पास 2 बेंजीन ग्रुप लगे होते हैं, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। अब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अबाउट रोटेट तो कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं, ठीक है, पर जनरली उस रोटेशन में थोड़ी सी हिंड्रेंस होती है। हिंड्रेंस मींस बेंजीन, दोनों बेंजीन सेम प्लेन में नहीं होती। एक बेंजीन अगर इस प्लेन में है तो दूसरी बेंजीन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। क्यों? सेम प्लेन में ये आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं। अभी तो काफी कम है, अभी यहां रोटेशन हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर सकते हो आप, इसको रोटेट कर लोगे। प्रॉब्लम तब आएगी ये 2 ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्यूपाइड है और ये 2 ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्यूपाइड होंगी, फिर आपस में इनकी आपस में रिपल्शन बहुत हो जाएगी, इसलिए दोनों को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। तो एक बेंजीन इस प्लेन में रहेगी और दूसरी बेंजीन इस प्लेन में रहेगी, ताकि दोनों के जो ऑर्थो हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में रहें, आपस में हिंड्रेंस क्रिएट ना करें। तो एट्रोपिसोमेरिज्म क्या होता है? इट इज द आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन टू द फ्री रोटेशन या इनहिबिशन ऑफ द फ्री रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, कि जब आप सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट नहीं कर पा रहे हो उसकी वजह से जनरेट होता है। और ये कब आएगा? बाई अराइल कंपाउंड्स में, जहां पर 4 ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये 2 बेंजीन आ गई, तो सिमिलरली दिख रहा है कि ये पहली वाली बेंजीन जो है सेम प्लेन में, स्क्रीन वाले प्लेन में, और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये ए और बी, ये ए और बी। अब देखो यहां पर कैसे पता लगेगा आपको कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है? जिस प्लेन में ये बेंजीन है इसी प्लेन में कट कर दो पूरा, तो ये बेंजीन तो पूरी कट हो गई, ये बीच में से कट हो जाएगा। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, ए और बी सेम सेम नहीं है। अगर ये ए होता और ये भी ए होता तो सिमेट्री आ जाती, फिर ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बेंजीन पे भी जो 2 ऑर्थो लगे हैं वो भी डिफरेंट हो, इस पे भी जो 2 लगे हैं वो डिफरेंट हो। क्यों? अब मान लो ये वाली जो बेंजीन थी इसी के प्लेन में कट कर दिया, तो ये बेंजीन बीच में से कट हो जाएगी, पर ये दोनों डिफरेंट है तो यहां भी सिमेट्री नहीं आई। इट्स ऑल अबाउट सिमेट्री। तो ये बेंजीन अपनी मिरर इमेज पे सुपरइंपोज नहीं करेगी, तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। एट्रोपिसोमेरिज्म है ये, एंड दीज आर कॉल्ड एट्रोपिसोमर्स। ठीक है, ड्रॉ कर लो। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल जैसे कि ये है, अब जरूरी नहीं 2 ही बेंजीन हो, ये पूरा यहां पर नेफ्थलीन वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है। पॉइंट इज वो दोनों एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, जिसके अबाउट रोटेशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगी, काफी हिंड्रेंस क्रिएट होगी। ये वाला देखो, इस बेंजीन के भी दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाइड है और दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। दूसरी बेंजीन के भी दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाइड है, दोनों आपस में डिफरेंट है। तो ये एस है और ये आर है। इसका आर एस नॉमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डोंट वरी कि कैसे आया। द पॉइंट इज कि दीज आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बस पता होना चाहिए, देखे होने चाहिए। अब नीट 2016 में जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो पहले वाले में क्या है, पहली बात यह है कि चारों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड ही नहीं है। जब ऑक्यूपाइड ही नहीं होंगी तो उतनी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी रोटेशन के लिए, तो ये रोटेट कर जाएगा। अगर ये रोटेट कर गया
तो फिर सेम प्लेन में आ जाएंगे दोनों, फिर तो पूरे कट जाएंगे। तो इसमें तो एट्रोपिसोमेरिज्म नहीं है, इसमें भी ऑर्थो ऑक्यूपाइड नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ ये है जिसमें चारों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं। तो ये परपेंडिकुलर प्लेन्स बनेंगे, दिस विल शो एट्रोपिसोमेरिज्म। ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है। अब ये कुछ एडवांस लेवल की चीजें हैं कि ये मॉलिक्यूल भी कायरल है, इस तरह का भी कायरल स्ट्रक्चर होता है, कुछ ट्रांस साइक्लोएल्कीन्स भी कायरल होती हैं। ये देखो दो रिंग्स आ गया। अब पहले वाले रिंग पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दूसरे पे भी दोनों डिफरेंट है, और दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, तो दे कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर ये एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जस्ट ड्रॉ कर लो, आपको जस्ट देखे होने चाहिए स्ट्रक्चर। यहां पे देखो ये वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, नाइट्रोजन यहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये नाइट्रोजन भी कायरल है, ये भी कायरल कंपाउंड है। यहां पर ये भी कायरल कंपाउंड है, ये वाला कायरल है क्योंकि फॉस्फोरस पे लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ये सल्फर पे लोन पेयर को भी ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। ये सारे कायरल कंपाउंड है। ठीक है, कोई पता नहीं लगता एग्जामिनर कब किस फॉरेन ऑथर से कुछ डाल दे, पढ़ लो। 6 वाले केस में देखो, एक रिंग और दूसरा रिंग, ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर है। अगर इस रिंग के प्लेन में कट किया तो ये बीच से कट हो जाएगा, बीच से कट होगा, पर लेफ्ट में ऑक्सीजन है, उधर नहीं है, तो सिमिट्री नहीं आई। राइट, अब इसके रिंग के प्लेन में कट करोगे तो ये वाला बीच से कट हो जाएगा, एक साइड ऑक्सीजन होगी, एक साइड नहीं होगी, यहां भी सिमिट्री नहीं आई। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। पर ये दूसरा 7th वाला स्ट्रक्चर देखो, अब अगर इस रिंग में कट करें, इसके प्लेन में कट करें, तो ऑक्सीजन पूरा स्ट्रक्चर तो इसी में कट हो गया, ये रिंग बीच से कट हो गया। अब उधर वाला और इधर वाला एग्जैक्टली सेम है, तो सिमिट्री आ गई। तो दिस इज ए कायरल। यहां पर दोनों में ऑक्सीजन थी, यहां पर एक में ही ऑक्सीजन है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब यहां देखो 1 2 3 4 4 है इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या होता है, सेम प्लेन में नहीं होते, सेम प्लेन में नहीं होते, ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ये दो डिफरेंट है, तो ये कायरल होगा। ये वाला है, ये भी कायरल है। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। खत्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग सम गुड प्रॉब्लम, ताकि पूरा जो हमने पढ़ा अब तक है इसको हम अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, सारे कॉन्सेप्ट आपके इकट्ठे अप्लाई भी हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। बहुत लंबा चैप्टर था ये, तो आई होप यू हैव लर्नड, कुछ तो सीखा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में। इस चैप्टर को जितनी बार देखोगे, आगे की टॉपिक पढ़ने का वापस आके देखोगे, तो फिर कुछ नया सीखोगे। एक बार में तो स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो। ठीक है, दैट आई कैन नॉट से कि मुझे नहीं पता आप कौन हो। ठीक है, तो आई होप कर लिया, सब कुछ कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा पढ़ के आना, ताकि जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ना हो कि सर ये वाला कौन सा फंडा इसमें लगा दिया है। तो यू मस्ट बी नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट एटलीस्ट, राइट? तो सी यू देन, हैव अ नाइस डे।